हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीरो टू इंफिनिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द रैप्लिकेशन। राइट। रैप्लिकेशन, सबसे पहले हम समझते हैं रैप्लिकेशन का मतलब क्या है। रैप्लिकेशन का मतलब है दोस्तों एग्जैक्ट कॉपी बनाना। डीएनए रैप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। और हमें मालूम है जब भी एक सेल जो है हमारे पास डिवाइड करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, तो आपके पास एक आंसर होगा क्या, कि जब भी एक सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले उसका काम जो है वो अपनी सब मटेरियल को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, ताकि जब वो दो डॉटर सेल्स बना सके, उन दोनों डॉटर सेल्स में वो कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर सके, वाइंड अप कर सके। इसीलिए जो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चार आसान सी स्टेप्स या आसान सी जो ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप रेप्लिकेशन को आराम से याद रख सकते हैं, वो क्या। सबसे पहली चीज जो है रेप्लिकेशन में जो हमें याद रखनी है वो है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं, हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, और हमें मालूम है हमारा डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब दो स्ट्रैंड्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि वो जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना। दूसरा है कि वो जो दो स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स को बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तीसरा स्टेप है, हमारे पास अब बेसिस जो है वो अलग हो गई होंगी, तो जितना जल्दी हो सके हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बनाएं, और उसके लिए भी हमें एंजाइम चाहिए ताकि उस चीज को प्रूफिड कर सके। राइट। एट लास्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर सके, उनको कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को वो उसके साथ ज्वाइन कर सके, तो हमें जो लास्टली चाहिए उन न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। देखिए, चार बेसिक से चार स्टेप्स हैं डीएनए एप्लीकेशन के लिए। राइट। अब आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ये फॉलो अप होता है, किस तरीके से कौन सी एंजाइम्स आती हैं, कैसा इसका मशीनरी है, कैसा मैकेनिज्म है, इसके बारे में कर रहे हैं आगे मशीनरी की। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें एक ऐसे एंजाइम जो इस प्रोसीजर को प्रोसीड आउट कर सके, और वो एंजाइम है हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट मतलब जो डीएनए के ऊपर निर्भर करते हुए आगे जाके डीएनए को ही आगे बना रही है। एंड द फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए इसके लिए, वो जो मशीनरी में हमें काम करेगी, वो चाहिए हमें एंजाइम्स। और अगर हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एंजाइम की बात जो यहाँ पे कर रहे हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसी एंजाइम जो डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करके नया डीएनए बना रही है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और एज सच इस पूरे प्रोसीजर में हमें बहुत सी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो मेन एंजाइम है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो एंजाइम है इसकी एफिशिएंसी की अगर बात करें, इट इज हाईली एफिशिएंट, और उसी के साथ साथ इसकी एबिलिटी जो रहती है वो रहती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इतनी जल्दी जो है ये क्या कर लेती है, बेस पेयर्स जो है वो बना लेती है। और साथ ही साथ ये सिर्फ फास्ट नहीं है, इसके साथ साथ इसकी जो कैटालाइजिंग कैपेसिटी है, जो रिएक्शन का रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई होने के साथ साथ उसके साथ साथ क्या है, एक्यूरेसी भी है। तो दो चीज़ें हैं, हाईली एफिशिएंट विद द एक्यूरेसी। हमारे पास ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। राइट। अब कभी कभार रेप्लिकेशन में अगर कोई मिस्टेक आ जाती है, देन इट विल लीड टू द म्यूटेशन। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई जो है हमारे पास, हमें मालूम है एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है। और इस प्रोकैरियोट की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें अप्रोक्सीमेटली वी हैव 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और लगभग जो है ये 38 मिनट्स में जो है अपनी रेप्लिकेशन जो है वो कर लेता है। राइट। ये आ गई हमारे पास बात सबसे मेन एंजाइम की।
अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स की वन बाय वन कि क्या-क्या चीज़ें जो है हमें और चाहिए इसमें। सबसे पहली बात अगर हम बात करें एप्लीकेशन के प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द ओआरआई साइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको क्या करना है, एक पार्क में जाना है और उस पार्क में जो है आपको मूवमेंट करनी है। पार्क में अगर एक चक्कर लगाओगे तो उस पार्क पे चक्कर लगाने के लिए आपको एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, राइट? ताकि आपको पता चले कि आपने कितने राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। सिमिलरली वैसे ही जो टूल्स हम लोगों को यहाँ पे चाहिए जैसे मैंने एक बताया एंजाइम, तो दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो चाहिए हमें ओआरआई साइट। ओआरआई साइट का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर? ओआरआई साइट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? ओआरआई साइट दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कि एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है तो उसके लिए एक इनिशिएशन पॉइंट होना चाहिए, राइट? सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो हमारा ओआरआई साइट है, हमने बोला कि पीस ऑफ डीएनए कहाँ पर जाकर जो है रिकॉम्बिनेंट बनाएगा, उस प्रोसीजर को प्रोसीड आउट करेगा, तो वो पॉइंट है। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, तो हमें याद रखना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रोकैरियोट्स के केस में अगर हम बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिंगल ओआरआई होता है, राइट? और अगर आप बात करोगे यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में आपको बहुत सारे जो हैं वो क्या मिलेंगे? ओआरआई साइट। क्लियर? प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिंगल ओआरआई साइट होती है, राइट? जिसको आप ओआरआई सी भी बोल सकते हो अगर इकोलाई के केस की बात करो। लेकिन यूकैरियोट्स में हम याद रखेंगे देयर आर सेवरल थाउजेंड ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर बात? देन ये आ गई हमारे पास एंजाइम्स के बाद पहली चीज़ ओआरआई साइट। इसी के साथ-साथ जो हमें दूसरी चीज़ यहाँ पर चाहिए, वो हमें चाहिए क्या? ताकि हम एक्टिवेट कर सकें। बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ यहाँ पे डीएनए है, तो हमारे पास जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमें, वो भी कैसे चाहिए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, राइट? तो हमें दूसरा स्टेप जो है वो है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक्टिवेशन करनी है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं हमारे पास वो 4 रहती हैं। दैट इज़ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड द थाइमिन। तो रिस्पेक्टिवली हम लोगों को जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, वो हमें कैसे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे? वी नीड डीएएमपी, राइट? डीजीएमपी बोलोगे आप, डी टीएमपी दैट मीन्स ये सारे के सारे कैसे हैं? मोनोफॉस्फेट हैं। और मोनोफॉस्फेट ग्रुप जो है इन सब ग्रुप्स की क्या होगी यहाँ पर एक्टिवेशन होगी बाय द फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट और जो साथ-साथ में एनर्जी लिबरेट होगी वो विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिस एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? फॉस्फोराइलेस एंजाइम। और जो प्रोसीजर होगा उसका नाम आ जाएगा फॉस्फोराइलेशन। रिएक्शन भी बोल सकते हो आप, जिसके बेसिस पर हमारे पास जो ये डीएएमपीज़ हैं दैट मीन्स द मोनोफॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं, इनमें हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? रिएक्शंस होंगी, राइट? इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ये रिस्पेक्टिव एंजाइम एक्ट करेगी और हमारे पास जो है वो यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगी। सिमिलरली अगर आप बात करोगे ग्वानिन की भी, तो यहाँ पे मोनोफॉस्फेट से हमारे पास ग्वानिन का भी क्या बनेगा? ट्राइफॉस्फेट। तो रिस्पेक्टिवली जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर बन रहे हैं, उन सब न्यूक्लियोटाइड्स का जो है यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा, राइट? अब यहाँ पर जो चीज़ याद रख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक ड्यूल नेचर जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि फॉस्फेट की एक्टिवेशन भी हो रही है, अब एनर्जी लिबरेट हो रही है और एंजाइम भी काम कर रही है ताकि ट्राइफॉस्फेट स्टेट बन सके। और साथ ही साथ में अगर हम बात कर सकें, तो ये रिएक्शन के लिए एज़ एन सबस्ट्रेट बन रहा है, जो आपको मेन याद रखना है।
रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट बन रहा है ताकि एनर्जी लिबरेट हो सके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, एक चीज। और दूसरा जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है फॉस्फेट ग्रुप की, ताकि जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट बन सके और वो आगे जाकर बॉन्डिंग में ज्यादा हेल्प करे, ताकि जो है एटीपीज वगैरह जो है वो जनरेट हो सके। ये आ गया हमारे पास दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप की अगर हम बात करें तो तीसरा स्टेप जो है हमारे पास वो है दैट इज द अनवाइंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो इसको, इसे सिर्फ बोला मैंने, अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको सिमिलरली बोल सकते हो अनजिपिंग करना। तो हमें मालूम है कि अगर हम बात करें, अगर सपोज ये हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड है और हमें मालूम है इट इज हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में होंगे, इस तरीके से क्वाइल्ड होते हैं, राइट। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इन स्ट्रैंड को, तो ये स्ट्रैंड जो है जैसे हमारी प्लेट्स होती है, राइट, तो उनमें अगर देखोगे तो उनको ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है, और उनको अगर हमने ओपन करना है तो ये पोर्शन जो है ये हमें यहाँ से ये ओपन करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे जिप होती है, दो स्ट्रैंड्स को जोड़ के रख रही है और उसको अनजिपिंग करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो नाम यूज किए हैं, अनवाइंडिंग या फिर अनजिपिंग। तो अनवाइंडिंग किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। और यहाँ से देखो, यहाँ याद रखना कितना आसान है, हेलिक बोला है, यहाँ पे हेलिक्स है, तो वहां से रिस्पेक्टिव एंजाइम जो याद रखनी है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द हेलिकेस एंजाइम, राइट। आपको याद रखना है अनवाइंडिंग जो है, अनवाइंडिंग किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द हेलिकेस एंजाइम, राइट। अब अगर ये स्ट्रैंड है, इनकी आप अनजिपिंग करना स्टार्ट करोगे तो ये स्ट्रैंड कैसे दिखेगा हमें, ये यहाँ पर स्ट्रैंड आ रहा है, ये यहाँ पर स्ट्रैंड आ रहा है, राइट, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। हम इसको ओपन करते जा रहे हैं तो दैट मीन्स ये एक वाई शेप्ड आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में भी, ये दो स्ट्रैंड जो है वो एक इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसी वाई शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज रेप्लिकेशन फॉर्क, वी कॉल्ड इट एज रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे हम, राइट। अब जिस टाइम ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे यहाँ पर, अब ये ओपन होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि जो है ये स्टेबली इसी पोजीशन पे रहे, उसके लिए रिस्पेक्टिव हमें एंजाइम याद रखनी है। फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स वी नीड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। हम लोगों को क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर आप इसको बोल सकते हो SSBP। तो ये हमें किसके लिए चाहिए, SSBP वी नीड दिस फॉर द स्टेबलाइजेशन, ताकि जो ये स्ट्रैंड है ये स्टेबलाइज्ड रह सके। ये भी बात हो गई, अनवाइंडिंग कर दी, स्टेबलाइजिंग कर दी। अब जिस टाइम पर हम लोग इसको अनवाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस पे थोड़ा सा जो है, क्योंकि अनवाइंडिंग करते जा रहे हैं तो अगर ओपन करते जाओगे तो वो वापस कोशिश करेगा क्या करने के लिए, वापस से क्वाइल होने की कोशिश करेगा, सुपर क्वाइलिंग होने की कोशिश करेगा दोबारा से। तो उस चीज को, वो जो टेंशन है उस चीज को रिलीज करने के लिए भी हमारे पास एक और एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द टोपो आइसोमरेज एंजाइम, राइट। आपको याद रखना है टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी जो है हमारे पास होती है वो किसके लिए होती है, ताकि जो ये स्ट्रैंड्स है इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रही है इसको क्या कर सके, हम रिलीज कर सके, राइट। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे ये टोपोआइसोमरेज जो है वो यूज होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की, क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में प्रोकैरियोट्स की अगर बात की जाए, तो प्रोकैरियोट्स में फॉर द टेंशन रिलीज आपके पास कौन सी एंजाइम जो है वो यूटिलाइज होती है, तो आपको बोलना है दैट इज द DNA
गायरेज एंजाइम। डीएनए गायरेज एंजाइम जो है दैट इज यूटिलाइज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। तो ये एक्टिविटी हमें समझ आ गई है यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अनवाइंडिंग हो गई हमारे पास। अनवाइंडिंग होने के बाद अगर हम बात करें, क्योंकि अब दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन के क्या बनाने हैं, रेप्लिकास बनाने हैं, और ये रेप्लिकास बनाने के लिए जो है हम लोगों को फर्दर क्या चाहिए, स्ट्रैंड्स की अगर हम बात करें तो अब चाहिए दोनों स्ट्रैंड्स की तरफ अगर हम देखें तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या, हमने स्टार्टिंग में बात की डीएनए पॉलीमरेज की, जो कि हमने बोला था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनाना है। एक पर्टिकुलरली चीज जो हमें याद रखनी है उसके लिए वो ये कि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और उसमें से भी जो पर्टिकुलरली हमें याद रखनी है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसके लिए हमने बात की थी कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड में जो है वो रेप्लिकास बना देता है, राइट। ये हमेशा जो है मूव करती है इन दिस डायरेक्शन। मतलब इसकी अगर एक्टिविटी की बात की जाए, इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी की बात की जाए कि ये जब पॉलीमराइजेशन करवाती है तो ये एक स्पेसिफिक है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पेपर में कि स्पेसिफिकली जो है ये 5 डैश से 3 डैश की डायरेक्शन में ही वर्क करती है, राइट। अब अगर ये पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में काम कर रही है तो हमें मालूम है कि हमारा जो स्ट्रैंड है वो शो करता है क्या, कंप्लीमेंट्री और साथ साथ में एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि हम एक तरफ अगर पोलैरिटी जो है, एक तरफ अगर पोलैरिटी 5 डैश 3 डैश है तो दूसरी पोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक तरफ पोलैरिटी में 5 डैश 3 डैश रहता है पोलैरिटी में, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास पोलैरिटी में क्या रहता है, 3 डैश 5 डैश, राइट। अब देखो यहाँ पर दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज द पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों से जो है हमें आगे रेप्लिकॉन्स बनाने हैं, रेप्लिकेशन करवानी है, राइट। तो आप इन दोनों को क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स या फिर पेरेंटल स्ट्रैंड्स बोल सकते हो आपको, राइट। अब हमने स्पेसिफिकली बोला कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करती है 5 से 3 डैश डायरेक्ट। अब यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो ये वाला स्ट्रैंड है हमारे पास, ये वाला स्ट्रैंड जो है हमारे पास, इसमें अगर एक्टिविटी अगर आप देखोगे, राइट, ये यहाँ से इसे ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रैंड की बात करोगे, इस स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा उसकी पोलैरिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज द 5 और ये वाली 3, क्योंकि यहाँ ये वाला 5 है और ये वाला जो है 3 है, दैट मीन्स ये वाला 5 और ये वाला 3 है, दैट मीन्स ये वाला जो बनेगा दूसरा स्ट्रैंड उसकी पोलैरिटी कैसे होगी, 5 से 3 होगी, क्लियर है। और हमारी पॉलीमरेज एक्टिविटी भी इसी डायरेक्शन में करती है, नो डाउट। चलो तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रैंड की बात, इस वाले स्ट्रैंड में हमारे पास ये जो है ये 3 से 5, और अगर इसमें पोलैरिटी की अगर बात करोगे तो जो हमारे पास स्ट्रैंड बनेगा वो यहाँ से बनेगा, मतलब 3 से 5 बनेगा, लेकिन हमारी पॉलीमरेज तो इस डायरेक्शन में काम नहीं करती, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो इस चीज को हटाने के लिए जो है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर होते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमर्स क्या हैं, तो प्राइमर्स जो हैं दे आर द स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। छोटे छोटे बेस पेयर्स में जो है हमारे पास जो है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर्स बोलते हैं, या फिर आप इनको क्या बोलोगे, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स बोलोगे। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर काम कर रहा है, हमने बोला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दैट इज द ट्रू रेप्लिकेस एंजाइम। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द ट्रू रेप्लिकेस एंजाइम, बिकॉज वी हैव डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन जो एग्जैक्टली काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पर एज एन ट्रू पॉलीमरेज रिएक्शन के लिए, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, राइट, जो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है हमारे लिए। अब जो ये शॉर्ट प्राइमर स्ट्रैंड्स हैं, और ये आपको याद रखना है, ये शॉर्ट प्राइमर स्ट्रैंड्स जो हैं दिस इज ऑफ आरएनए, राइट।
अब ये प्राइमर स्ट्रैंड जो है वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे अगर आपको एक बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आप स्टार्टअप करते हो विद द इनिशिएशन, राइट। छोटे छोटे चीजें पहले जो है वो कवर करोगे एंड देन इट विल लीड टू द माइलस्टोन्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास ये प्राइमर है, ये प्राइमर जो है वो स्टेपिंग स्टोन का काम करता है, ताकि जो है वो एरर लेस एप्लीकेशन जो है वो करवा सके। तो मतलब आपसे अगर पूछा जाए तो मेन काम इसका जो है वो क्या है कि इनिशिएशन करवाए, ताकि डीएनए सिंथेसिस जो है वो फर्दर ऑन कंप्लीट हो सके, और बाद में जाकर जो है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इसको जो है वो प्राइमर्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड में हमने बोला कि एक नया स्ट्रैंड बनेगा हमेशा एक पेरेंटल स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री के अपोजिट। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो ट्रू रेप्लिकेस एंजाइम है हमारे पास, जो क्या करती है, डीएनए सिंथेसिस करती है, और उसकी डायरेक्शन हमने पर्टिकुलरली बता दी 5 से 3। एक एंजाइम और है, प्राइमर की बात कर रहे हो तो दूसरी एंजाइम याद रखेंगे, दैट इज द प्राइमेस एंजाइम। और ये प्राइमेस एंजाइम जो है वो क्या कर रही है, शॉर्ट प्राइमर बना रही है। और प्राइमर अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बोलोगे प्राइमर्स जो है दे आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, या शॉर्ट प्राइमर स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, ठीक है। ये प्राइमरी जो प्राइमर स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, ये सिर्फ क्या करवा रहे हैं, इनिशिएट करवा रहे हैं किसको, हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस को, एंड फर्दर ऑन जो है हम इसको क्या कर देंगे, एंजाइमेटिकली रिमूव कर देंगे, राइट। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, दैट इज अब प्राइमर्स के बाद हमारा काम है कि इलोंगेशन करवा सके हम स्ट्रैंड्स की। और जब हमारे पास ये बन रहा है तो न्यू स्ट्रैंड की इलोंगेशन जो है, इस स्ट्रैंड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें कोई भी रुकावट जो है वो नहीं आ रही है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी को 5 से 3 डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूटी में कर रही है, जिस वजह से इस वाले टेम्पलेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, राइट। के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो दूसरी वाले एक्टिविटी वैसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरी तरफ जो है डायरेक्शन तो वैसी रहेगी क्योंकि रूल है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो छोटे छोटे जो प्राइमर्स बनेंगे वो बनेंगे किस डायरेक्शन में, यहाँ से 5 से 3, 5 से ये वाला 5, ये 3, 5 3 5 3 5 3, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। अब ये प्रोसेस अगर आप देखोगे, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने, दैट मीन्स इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, या फिर आप इनको दूसरे नाम से भी जान सकते हो। कॉन्टिन्यूस को आप बोलोगे इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। और इस वाले को आप बोलोगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग क्यों है, बिकॉज इसके बीच में जो है वो गैप आ रहा है, लैग आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन जिसकी पोलैरिटी 5 से 3' की डायरेक्शन में है, दैट इज द कॉन्टिन्यूस, और वो आगे जाकर लीड करता जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। अब जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी, उन्होंने ही इन फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि जो ये रेप्लिकेशन होती है डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। उन्हीं के नाम से हम जानते हैं इनको, क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, जो किसमें मिलेंगे हमें, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको कहाँ दिखेंगे, तो आप बोलोगे लैगिंग ब्रॉडर स्ट्रैंड जो बन रहा है, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा है, वो वहां पर बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ इन फ्रेगमेंट्स को, क्योंकि हमें तो जब रेप्लिकेशन चाहिए, रेप्लिका चाहिए उसका पूरा का पूरा, वो तो जुड़ा हुआ होगा पूरा, जो है ग्लूड होगा, सील्ड होगा, तो उसके लिए जो है हमारे पास एंजाइम होगी, दैट इज द डीएनए लाइगेस एंजाइम, जिसको आप मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हो, या फिर आप जिसको सीलिंग एंजाइम भी बोलते हो। इन फ्रेगमेंट्स को लेटर ऑन जो है ये एंजाइम जो है वो क्या कर देगी, बाइंड अप करवा देगी, और एज एन कंप्लीट एक सिंगल क्या बना देगी, उसका स्ट्रैंड बना देगी, जो उसका क्या रहेगा, कंप्लीमेंट्री रहेगा।
राइट। तो हम यहाँ तक जो है रेप्लिकेशन का प्रोसीजर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें यूकेरियोट्स में, तो यूकेरियोट्स के केस में तो हम पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा रेप्लिकेशन जो है वो कौन से फेज में होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलोगे इन द सिंथेटिक फेज में, जो है सेल साइकिल का जो सिंथेटिक फेज है वहां पर रेप्लिकेशन होती है। और रेप्लिकेशन डीएनए की, और जब पूरा सेल साइकिल वहां पर ऑपरेट होता है वो बहुत हाईली कोऑर्डिनेटेड रहता है। और अगर कोई भी चीज वहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस या फिर हमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार हम इनको कंक्लूड कर देते हैं, हमने क्या क्या चीजों के ऊपर डिस्कस किया। हमने सबसे पहले बात की हमारी अपनी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जिसके बारे में हमने, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वैसे ही आपको कंप्लीट करके कंक्लूड करवा रही हूँ इनको। 5 से 3' डायरेक्शन, राइट, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। काम कैसा है, पॉलीमराइजेशन का भी काम है इसका, और पॉलीमराइजेशन के साथ साथ जो है वो इसका काम किसका है, तो पॉलीमरेज का भी काम करेंगी और साथ साथ में इसकी एक्यूरेसी रहेगी, ताकि प्रूफ फिट करके जो है कोई भी उसमें कोई गलती ना रहे, राइट। देन दूसरी चीज हमें याद रखनी थी जो यहाँ पर, वो क्या है, ओआरआई साइट के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने एक्टिवेशन की बात की, फॉस्फाइलेशन रिएक्शन की बात की। तो जितने भी हमारे पास डी एमपीज वगैरह है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एटीपीज में। तो दो तरीके से काम कर रहा है वहां पर, एज एन सबस्ट्रेट भी और हाई एनर्जी लिबरेट भी कर रहा है। दो, तीसरी चीज अनवाइंडिंग की बात की हम लोगों ने। अनवाइंडिंग के लिए हमने एंजाइम की बात की, कौन सी, हेलिकेस एंजाइम। स्टेबलाइज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और आफ्टर दैट उसका टेंशन रिलीज करने के लिए हमारे पास दैट इज टोपो आइसोमरेज। और अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो उसमें डीएनए काइरेस, राइट। उसके बाद हमने बोला कि क्या, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में बात की। प्राइमेस एंजाइम की बात की, जो क्या बनाएगा हमारे पास, प्राइमर्स जो है वो बनाएगा कौन, प्राइमेस एंजाइम। छोटे छोटे शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, आरएनए के बने हुए होते हैं। उसके बाद हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट की बात की, कौन से स्ट्रैंड पे बनेगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट हमारे पास, जिसकी पोलैरिटी जो है वो 3 से 5 डायरेक्शन की है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा हमारा 5 से 3, राइट। तो हमने बोला लैगिंग स्ट्रैंड में बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होगा। आफ्टर दैट जो है लास्ट वन इज द डीएनए लाइगेस, जो है वो इनको क्या कर देगी, कंपाइल करवा देगी, जुड़ा देगी। और एज सच जो है वो पेरेंटल के जो कॉम्बिनेशन हमारे रेप्लिका बने हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया हुआ है। अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए। थैंक यू सो मच।